हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आरएमए टॉपर्स अकेडमी में बच्चों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट मानव यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। आज इस वीडियो में बच्चों में आपका अवर एनवायरनमेंट चैप्टर क्लियर करूंगा। कई बच्चों का डाउट था सर अवर एनवायरनमेंट छोटा सा चैप्टर है, उससे ज़्यादा बच्चों नहीं आना है, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, लेकिन एक ही वीडियो में मैं आपके पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बच्चों इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम अवर एनवायरनमेंट है। सबसे पहले ये चैप्टर हम सर क्यों पढ़ रहे हैं और इसका मतलब क्या है, क्या मोटिव है। इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे आसपास जो भी आपको दिख रहा है, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें मिलके लाइफ चला रही हैं, वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट में ही मैं हूँ, ठीक। तो एनवायरनमेंट आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों से मिलके बनता है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से मिलके जो बना हुआ आपको दिख रहा है अपने चारों तरफ, ये पूरा एनवायरमेंट का ही पार्ट है। तो आप सबको क्लियर हो गया क्यों ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिससे हम जान सकें जो हम फूड खा रहे हैं किस तरीके से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाती है। आपने सब्जी खाई तो उस प्लांट से आपके अंदर कितनी एनर्जी गई, इसलिए ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी इसमें, किस तरीके से जो हम खाना खाते हैं, या आपका डियर को लॉयन ने खाया और डियर ने किसको खाया, प्लांट को, तो किस तरीके से प्लांट से डियर में एनर्जी गई और डियर से कितनी एनर्जी किसमें पहुंची, लॉयन में। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। तो एनवायरनमेंट आप सबको क्लियर हो गया होगा और क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आइए। अगर हम आगे देखें इसमें बच्चों, तो मैं मेन टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। चैप्टर में तो बहुत कुछ है। सबसे पहले अगर बात करें, एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल होते क्या हैं, दो तरह के वेस्ट हमारे आसपास चारों तरफ डले होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे वेस्टेस या ऐसे सब्सटेंस आप देख चुके हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं पे भाई अपने केले के छिलके फेंक दिए अपने पड़ोस में, थोड़े दिन बाद वो छिलके धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। गाय को गोबर करते हुए सबने देखा होगा, हर जगह गोबर डला रहता है, वेस्ट मटेरियल डला रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने आप हट जाता है, कोई साफ करे ना करे, तो डिकम्पोज होने के बाद वो सॉइल में ही मिक्स हो जाता है। तो ये हो गए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे वेस्टेज जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाएं उसे हम क्या बोलते हैं, आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, वेजिटेबल और फ्रूट सब बायोडिग्रेडेबल हैं, और आपका पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सब के सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल। फूड वेस्ट, ट्री लीव्स, यूराइन, फीसल मटेरियल, फीसल मैटर माने हो गया आपका बेसिकली जो भी हम वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे आपका डॉग हो, चाहे कैट हो, हर किसी का वेस्ट मटेरियल चाहे बर्ड हो, वो बायोडिग्रेडेबल के अंदर है, वो डिकम्पोज हो जाता है। क्योंकि अगर डिकम्पोज नहीं होता तो भाई इतनी बदबूएं आती हैं हर जगह से, हद से ज़्यादा, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, किसी एक जगह जब लोग जाके, जैसे आपके एक केस में लेता हूँ, केस स्टडी में भी क्वेश्चन आया था कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से कह रहा है, दूसरे पड़ोसी से, कि भाई तुम इतना ज़्यादा केले के छिलके मेरे इधर मत फेंको। वो फेंके ही जा रहा है, वो कह रहा है यार सबके सब बायोडिग्रेडेबल हैं, केले के छिलके ही तो हैं, फ्रूट्स के ही तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिनों बाद डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन अगर एक ही जगह आप ज़्यादा मात्रा में फेंक देंगे तो वहाँ पे गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें बैक्टीरियाज भी होंगे, जिससे उस सोसाइटी में बीमारियाँ फैलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा बहुत मटेरियल हो तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाए, लेकिन एक ही जगह हम ज़्यादा गार्बेज जब बायोडिग्रेडेबल फेंक देंगे तो उसमें भी आपके क्या है, डिजीज़ होने के चांस होते हैं। इस वजह से शहर का सारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही चीज़ें शहर के बाहर फेंकी जाती हैं, जिससे सोसाइटी के अंदर बीमारी ना हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल सबको पता होगा, ऐसे सब्सटेंस जो ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं, जैसे आपके प्लास्टिक, ग्लास बॉटल, कैन, ये नहीं होते हैं। पेस्टिसाइड हो गया, पॉलीथीन बैग हो गए, ये सब के सब क्या हैं आपके, मरकरी, लेड, फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब ये हमारे नदियों के अंदर मिल रहा है, बेचारे एक्वाटिक लाइफ की तो पूरी वॉट लग चुकी है। इतना सारा वेस्ट मटेरियल जब उसके अंदर जा रहा है तो एक्वाटिक लाइफ की मछलियाँ कैसे जिंदा रहें, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। इसलिए आप देखो गंगा नदी, यमुना नदी बिल्कुल पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट करें। अगला वाला अगर हम देखें तो आइए बच्चे अपने अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, जो क्या है, इकोसिस्टम। आखिर इकोसिस्टम होता क्या है, तो इकोसिस्टम क्या है,
इकोसिस्टम एक सेल्फ कंटेन यूनिट है जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करके रहते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स किसके अंदर आते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर, फ्लोरा एंड फौना कह लो आप। नॉन लिविंग थिंग्स में आपका आ गया सॉइल, लैंड, ठीक है, और आपका वाटर। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी और जो मैटर होता है वो आपस में एक्सचेंज होता रहता है, किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में। इकोसिस्टम मैन मेड भी होते हैं और नेचुरल भी, ध्यान रखना दोनों तरह के होते हैं। नेचुरल तो आपको पता होगा, नेचुरल में अंदर आते हैं आपके फॉरेस्ट जो नेचर के द्वारा अपने आप क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है आपका। इसके अंदर आ जाते हैं आपका फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, जो नेचर अपने आप बनाए। इसमें भी दो पार्ट हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ठीक। टेरेस्ट्रियल के अंदर आपका क्या आ गया, फॉरेस्ट, लैंड, ग्रास लैंड जिसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एक्वेटिक के अंदर आपका सी, पॉन्ड, माउंटेन, डिजर्ट, ये सारे आ जाए। सॉरी, एक्वेटिक के अंदर क्या आएगा आपका, पॉन्ड आएगा, लेक आएगा और क्या आएगा, सी। और टेरेस्ट्रियल जमीन वाले फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा, ये सारी चीजें। अब इसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी 2 टाइप के हैं जो कि है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल के अंदर गार्डन आ जाता है आपका और एक्वेटिक के अंदर क्या आ जाता है, एक्वेरियम। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या हैं, तो वो आपका टेरेस्ट्रियल, गार्डन और एक्वेरियम हो गया आपका, ठीक है। पार्क भी इसके अंदर आ जाता है, पार्क भी हम ही क्रिएट करते हैं। तो ये सब हो गए किसके, आपके आर्टिफिशियल। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है, मैंने अभी आपको बताया, बायोटिक कंपोनेंट जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं, प्लांट, एनिमल, फ्लोरा एंड फौना। एबॉयटिक कंपोनेंट्स जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी फिजिकल और एडेप्टिक फैक्टर आते हैं। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, लाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, और इसके अंदर आता है आपका पानी जो सॉइल के अंदर है, एयर जो सॉइल के अंदर है। इतना डीपली खेल नहीं है ना, इसमें से जो क्वेश्चन आना है वो आपको बता दूं। क्वेश्चन बस इतना से कर लो कि इकोसिस्टम 2 टाइप के कौन से हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल का एग्जाम्पल आर्टिफिशियल का, आर्टिफिशियल का ही एमसीक्यूज में ज़्यादा पूछा जाता है, एजेसन रीजन में आ जाएगा। वो कौन सा है आपका, वो है आपका गार्डन और एक्वेरियम, पार्क भी आ जाएगा। अगले पे चलते हैं आप, नेक्स्ट वाला देखिए आप। तो फूड चेन होता क्या है, आइए उस चीज को हम पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंस जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी में जो रह रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, कंज्यूम करता है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। एक सीक्वेंस जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, ठीक। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करे और एनर्जी उससे दूसरे के अंदर जाए, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है, वापस नहीं आएगी। मतलब अगर शेर ने डियर को खाया तो वापस डियर से एनर्जी, जैसे डियर से एनर्जी शेर में चली गई तो शेर से डियर के अंदर नहीं आ सकती, सिर्फ वन वे में जाएगी। जैसे आपका वन वे रोड्स या ट्रैफिक्स में होते हैं कि भाई एक साइड से आपको जाना है, वापस उस रास्ते से नहीं आ सकते, दूसरी साइड से आओ। उसी तरीके से फूड चेन, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है आपका, वो क्या होती है, यूनि डायरेक्शन, इसको आप टिक करिए, ठीक। फूड चेन इज सिक्वेंशियल प्रोसेस विच रिप्रेजेंट हु ईट्स होम। ये छोटी सी डेफिनेशन अगर आप कह सकते हो कि फूड चेन क्या है, ये हमें बताती है कि कौन किसको खाता है, यही तो है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कॉर्न, कॉर्न को रैट ने खाया, एनर्जी इसके अंदर गई, फिर रैट को किसने खा दिया, आउल ने, तो किसके पास चली गई आपकी, आउल के पास एनर्जी चली गई। इस तरीके से एक और। अब फूड चेन अलग अलग टाइप्स के हैं आपके, 3 लेवल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 से ऊपर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो आपको पता है, 10% लॉ की वजह से। तो फूड चेन बेसिकली हमने पढ़ लिया। अब इसमें हम बेसिकली और क्या पढ़ेंगे, अब हम इसमें देखेंगे, जैसे आपको सामने दिख रहा है, कॉर्न को खाया किसने, रैट ने, एनर्जी इसके अंदर गई, रैट को खा लिया किसने, आपका आउल। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक सीक्वेंस है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे यहाँ पे कैरेट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खा लिया फॉक्स ने, और फॉक्स को लॉयन ने। तो एनर्जी 4 ट्रॉफिक लेवल हो गए, 1 2 3 4। तीसरे वाले में देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रास ऊपर, फिर आपका फ्रॉग, फिर स्नेक, और स्नेक को किसने खा लिया, हॉक ने। तो यहाँ पे 5 ट्रॉफिक लेवल है। तो यही होता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, एक सीक्वेंस जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को क्या करता है, कंज्यूम, खाता है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब इसको आएगा कैसे क्वेश्चन, सर इसमें क्वेश्चन ये आएंगे कि आपको दे दिया होगा
फॉक्स, लॉयन, रैबिट, कैरेट, इनकी फूड चेन बनाओ, कौन किसको कंज्यूम कर रहा, ठीक है। जैसे ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, इनकी फूड चेन बनाओ। या फिर डायरेक्ट एग्जाम्पल बताओ 4 या 3 लिंक फूड चेन, 4 लिंक, 4 ट्रॉफिक लेवल वाली, या 5 लिंक। अगले पे देखिए बच्चों, अगला है आपका बच्चों फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? तो जब 2 या 2 से ज़्यादा फूड चेन आपस में कंबाइन हो जाती हैं, द इंटरकनेक्टिंग फूड चेन ऑपरेट इन इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम के अंदर जब कई सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं, एक नेटवर्क बना लेती हैं जिसमें कई सारी स्पीसीज होती हैं, प्रजातियां होती हैं, वो कहलाता है फूड वेब। फूड वेब के अंदर एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है पोजीशन, सबसे टॉप पे बस एक ही होता है जो सबको कंज्यूम कर सकता है, ठीक। और डिफरेंट अलग अलग सोर्सेज से वो क्या है, फूड ले सकता है। तो छोटी या सरल शब्दों में आप कह लो कि फूड वेब क्या है, कई सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं तो वो क्या कहलाता है, फूड वेब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए ध्यान से, एक फूड चेन ये जा रही, मैंगोस, फ्रूट फ्लाई, इसको इसने कंज्यूम करा, और फिर ईगल। सेकंड फूड चेन ये गई बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, और फिर यहाँ पे फिर यहाँ चला गया। फिर ये रही बटरफ्लाई, फ्रॉग, फ्रॉग को कहाँ गया कंज्यूम करके, स्नेक, और स्नेक को ईगल। फिर यहाँ पे भी एक फूड चेन, यहाँ से कंज्यूम हो गया वुल्फ, वुल्फ स्नेक, और स्नेक को ईगल। छोटा मोटा स्नेक वुल्फ को नहीं मार पाएगा भाई, ये आपका पाइथन ही मार सकता है, वरना सोचो नॉर्मल सांप मार दे, तो वो पाइथन दर पे है। तो इसमें आप देख रहे हो कई सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक है, और सबसे ऊपर एक ही है जो सबको कंज्यूम या सबको खा सकता है, वो है आपका ईगल। इस वक्त अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स फूड चेन में सबसे ऊपर है। हम लोग लगभग सभी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में अलग अलग ह्यूमन बींग्स, अलग अलग खान पीन है। आपको पता है जैसे इंडिया के अंदर वेजिटेरियन ज़्यादा है, लेकिन आप देखोगे तो कहीं पे स्नेक भी खाते लोग, कहीं पे इंसेक्ट्स भी खाते हैं, अलग अलग जगह। तो उसी वजह से फूड चेन में और फूड वेब में सबसे ऊपर जो पोजीशन है वो ह्यूमन बींग्स की इस वक्त है, जो सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। तो आई होप आपको फूड वेब समझ में आ गया होगा। कई सारी फूड चेन्स जब आपस में इंटरलिंक हो जाएं तो वो क्या कहलाता है, आपका फूड वेब कहलाता है। आ गया समझ में? साथ में बुक खोलो और बुक के साथ साथ पढ़ते जाओ, ऐसे मत बैठो बिल्कुल। इस बार नंबर लाने हैं। क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है, आपको 3-4 फूड चेन दे दी जाएंगी, बोलेंगे फूड वेब बनाओ, या इस तरीके से बना हुआ आएगा, यहाँ पे आपके बॉक्सेस बने होंगे, आपको फिलअप करने पड़ेंगे, दे रखे होंगे एनिमल्स के नेम, कहाँ पे कौन आएगा 1 2 3 करके। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल। आखिर ट्रॉफिक लेवल होता क्या है सर, अभी हम बात कर रहे थे, तो हम ट्रॉफिक लेवल के बारे में पढ़ते हैं। एक फूड चेन बना लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ट्रॉफिक लेवल क्या है, इसमें अगर हम बात करें आपको, द वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। इन्होंने कहा वो वेरियस स्टेप जो फूड चेन के अंदर होते हैं, जिसके द्वारा एनर्जी एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाती है स्टेप बाय स्टेप, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। जैसे आपका इसमें हम देखें ग्रास, ये पिरामिड शेप का बनता है। सबसे नीचे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, जिसमें आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं। एग्जाम्पल एक फूड चेन का मैं ले लेता हूँ साथ में। ग्रास को किसने खाया, ग्रास ऊपर, अभी जो हमने पढ़ा था, ठीक। ग्रास ऊपर को आपको कौन खाएगा, फ्रॉग, ठीक। उसके बाद कौन आ गया आपका, पाइथन। तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जिसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ठीक। प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर आपका ग्रास ऊपर आ जाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। डियर आ गया, किसी देखो अलग अलग टाइप की साइकिल्स रही, किसी में 3 ट्रॉफिक लेवल, किसी में 4 ट्रॉफिक लेवल, वो डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो आपका प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आपका आ गया प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी में आपका क्या हो गया, ग्रास ऊपर। सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग आ गया, जैसे आपने फ्रॉग ने ग्रास ऊपर को खा लिया। फिर पाइथन आ गया टॉप कंज्यूमर। वैसे टेरिटरी कंज्यूमर के अंदर आपका लॉयन आता है, जिनको कोई ना खाए, टाइगर, हॉक, सबसे ऊपर जो फूड चेन के बैठे हुए हैं वो आते हैं टेरिटरी कंज्यूमर में, क्योंकि इस फूड चेन में हमने 4 ही लिए हैं तो इसमें ये आ जाएगा आपका। तो बेसिकली ट्रॉफिक लेवल्स आपके प्रोड्यूसर होते हैं, फिर सेकंड में आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर क्या आते हैं आपके टेरिटरी कंज्यूमर। ये इकोलॉजिकल पिरामिड है, किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है। तो आपको आई होप ट्रॉफिक लेवल समझ में आ गया होगा।
अगर आप दूसरा भी देखो ना तो ऐसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप प्रोड्यूसर में कर दो ग्रास, फिर यहाँ पे आप कर दो डियर, डियर को आपने वुल्फ ने मार दिया, और वुल्फ को कौन आ गया आपका, टाइगर आ गया ऊपर। तो टेरिटरी के अंदर वो आता है जो सबसे ऊपर हो, सबसे बलवान, जिसका कोई शिकार ना कर पाए, जिसको बाद में डिकम्पोजर ही खा पाए। शेर शेर कोई आपस में मार के लड़ देगा, और तो कोई मारेगा नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बिना आपका टाइम बर्बाद करे हुए, वैसे ही पेपर आ रहे हैं भाई। अब हम पढ़ते हैं 10% लॉ, जिससे क्वेश्चन आते हैं। 10% लॉ दिया किसने था, देखो ये आपके रेमंड, आपने देखा होंगे रेमंड के कपड़े होते हैं काफ़ी महंगे आते हैं, उसी तरीके से याद कर लो आप। रेमंड लिंडमैन जो थे, उन्होंने 10% लॉ दिया था 1942 में। इन्होंने देखा कि भाई एनर्जी जो है जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, ट्रॉफिक लेवल आप पढ़ चुके हो, तो पूरी की पूरी नहीं जाती है, 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में, और सिर्फ 10% ही एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल में पहुंचती है। जैसे ये देखिए 10% लॉ क्या स्टेट करता है, that only 10% of energy entering at a particular trophic level of organism is available for transfer to the next higher। सिर्फ और सिर्फ, तो अगर बच्चों हम 10% लॉ की बात करें तो 10% लॉ में हम पढ़ेंगे कितनी एनर्जी किस ट्रॉफिक लेवल में जाती है। तो अगर आप देखो सन से यहाँ पे आ रही है 1000 जूल, लेकिन सन से प्लांट के पास सिर्फ 1% एनर्जी जाती है। अगर आप 1% निकालेंगे इसका, तो आपको पता है निकालने का तरीका, कितना आ गया 10 जूल। तो प्लांट के पास कितनी एनर्जी आएगी 10 जूल। इसके बाद 10% लॉ लगता है, सन से जितनी भी एनर्जी प्लांट के पास आएगी उसमें से 1% एनर्जी प्लांट ले पाता है, और आपकी पूरी की पूरी 99% एनर्जी एनवायरनमेंट में चली जाती है। ये देखिए आप, एनवायरनमेंट के अंदर 990 जूल क्या चला गया, लॉस्ट हो गया। इसके बाद रेमंड का आपका रूल स्टार्ट हो जाता है। अब इसके पास 10% है, तो डियर के पास सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ 10 जूल पहुंचेगा, 10 जूल का 10%, जो कितना होगा आपका 1 जूल। तो डियर के पास कितनी है आपकी 1 जूल। अब डियर को लॉयन ने खाया, तो इसके पास 10% ऑफ 1 जूल पहुंचा, 1 जूल का 10वां भाग, जो कितना है आपका 0.1। तो इसके पास कितनी एनर्जी गई 0.1, 0.9 क्या चली गई एनवायरनमेंट के अंदर। तो यही है 10% लॉ, कि जब भी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से, ये देखो ये प्रोड्यूसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, और ये सीधा आ गया आपका टेरिटरी, सेकेंडरी इसमें है ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 तीन ही ट्रॉफिक लेवल इसके अंदर है। तो इसके अंदर हमने देखा जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है, तो कितनी परसेंट, सिर्फ और सिर्फ 10% ही पहुंच पाती है, 90% एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, आपको लॉयन का दे रखा होगा, पूछेंगे प्लांट के पास कितनी एनर्जी है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर सन से कितनी भी एनर्जी आ रही हो, उसका सिर्फ 1% ही आएगा प्लांट के पास, उसके बाद 10% वाला रूल लग जाएगा। अगर प्लांट के पास अगर ये दे रखा हो 1000 जूल, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो ये पढ़ लेना क्वेश्चन ध्यान से। ये आपका ट्रॉफिक लेवल सामने दिख ही रहा, ये पिरामिड आपका होता है, इसके अंदर प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स आते ही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इस प्रोड्यूसर के अंदर, तो इनके पास कितनी थी आपकी 1000 जूल, यही बता रहे हैं। हर्बीवोरस ने खाया तो कितनी बची 100 जूल, 10% पहुंच गया। फिर ऊपर इसके पास कितनी पहुंची 10, और उसके बाद सबसे बड़ा टॉप कार्निवोरस 1। तो बेचारा सबसे ऊपर जो है उसके पास सबसे कम होगी, ध्यान रखना। ह्यूमन बीइंग अपनी फूड चेन के अंदर सबसे ऊपर है, फूड वेब के ऊपर, इसी वजह से सबसे कम एनर्जी हमें मिल रही है। अगर आप प्लांट को खाओगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को आप खा रहे हो तो उसमें आपको एनर्जी कम मिलेगी, क्योंकि आज आपने पढ़ लिया कि ट्रॉफिक लेवल जितने ज़्यादा होंगे लास्ट वाले को उतनी कम एनर्जी मिलेगी, ट्रॉफिक लेवल जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये 10% वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। इससे जो न्यूमेरिकल आएगा वो भी आप कर लोगे, नॉर्मल लॉजिक लगाना है 10% का, बस ये ध्यान रखना ये 1% वाला फंडा, वरना फंस जाओ उधर। और पढ़ते रहो भाई, साथ साथ किताब खोल के बैठे रहो, वरना इंस्टा और फेसबुक चल रहा हो, बुक में पकड़े बगल में ऊपर यूट्यूब पे आया रील दिखना स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं करो, पेपर आ गया
मान जाओ, पढ़ लो, वरना उसके बाद बगल वाले दोस्त वाले के मार्क्स अच्छे आएंगे, तुम बैठे रहना। अरे मेरे को आता तो था, बस थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स भी जाते। अभी तो पढ़ लो, अभी वक्त है लोग, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम देखें। नेक्स्ट बच्चों सबसे ज़्यादा इसमें ओजोन का भी पूछा जाता है। ओजोन लेयर की अगर हम बात करें, ओजोन बनता कैसे है, मैंने कल ही सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन देखा था। तो ओजोन फॉर्मेशन की रिएक्शन सैम्पल पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी गई है, हाउ ओजोन इज फॉर्म, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो ओजोन बनाने में यूवी रेस का ही सबसे ज़्यादा क्या होता है रोल, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जैसे ही हमारे सरफेस पे एटमॉस्फेयर पे यूवी रेस पड़ती हैं तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है मोनो एटॉमिक, सिंगल एटम में। फिर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हवा में प्रेजेंट, और काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ऑक्सीजन के दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, O3, जो क्या है आपका ओजोन। और ये लेयर क्या करती है, ये हमें उसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो भाई बनाया भी उसी ने, और उसी की वजह से हम ओजोन लेयर फॉर्म हो पा रही है और वही ओजोन हमें बचा रही है। तो यूवी रेडिएशन की वजह से ही ओजोन लेयर फॉर्म हो रही है। अभी सैम्पल पेपर में कल में क्वेश्चन करा रहा जिसमें कहा गया था यूवी रेडिएशन इस तरीके से हेल्प करती है ओजोन की फॉर्मेशन में। बच्चे ये तो याद कर लेते हैं, बचपन से आप याद कर रहे हो कि ओजोन हमें यूवी रेस से बचाती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूवी रेस की वजह से ही ओजोन क्या होती है, फॉर्म होती है। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जैसे ही सनलाइट पड़ी ओजोन यहाँ फॉर्म हो गई परत, और इससे यूवी रेज अंदर नहीं आ पाई, इंफ्रारेड रेज अंदर जाती है, यूवी को वो वही रोक देती है। तो ओजोन लेयर क्या है, ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो लगभग आपका 12 से 50 किलोमीटर ऊपर होता है सी लेवल से हमारे। ठीक, इस रीजन को हम ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। ये पॉइजनस होती है, ध्यान रखना। ओजोन को आप इनहेल अगर ले लोगे ग्राउंड लेवल में, देखो ऊपर होती है तो वहां तो हम जान ही रहे, लेकिन अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ओजोन कैसी गैस है, ओजोन आपकी कैसी है, पॉइजनस गैस। ध्यान रखना आप, ये आया भी है, मैंने एमसीक्यूज वगैरह में एजर्सन रीजन में देखा है। ओजोन कैसी गैस है आपकी, पॉइजनस गैस। ये एजर्सन रीजन में दे रखा था तो आप गलत कर दोगे, वरना ओजोन एक पॉइजनस गैस है। बनती कैसे है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेस पड़ती हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर O3 बना देता है, और ये हमें यूवी रेस से बचाती है। अब डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन, अभी मेन मुद्दा यही है कि भाई ये दिन पर दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ये भी सभी को पता होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम रिलीज होती है किससे, रेफ्रिजरेटर से, फ्रिजेस से, एसी से, जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, इनके अंदर से क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन पतली होती जा रही है, थिन। और अगर वो और पतली हो गई तो यूवी रेज अंदर एंटर कर जाएंगी और हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होना स्टार्ट हो पाएंगी। फिर हम सूट पहन के निकलेंगे बढ़िया मस्त। देखो उपाय तो हर चीज़ का है, हो गया ऐसा, लोग मान तो रहे नहीं है, क्योंकि एसी वगैरह तो अब दम से यूज़ हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो बिना एसी के तो अब चैन ही नहीं पड़ रहा, एफसी निकलते चली जा रही है, ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओजोन पतली हो जाएगी, फिर हमें सूट पहन के निकलना पड़ेगा, या फिर कोई हमारे एनवायरनमेंट अलग से बनाना पड़ेगा जिससे हम रह सकें। तो आपका एक तो ओजोन कैसे फॉर्म होता है, ओजोन किस लेयर में पाया जाता है, पॉइजनस गैस है। ओजोन डिप्लीट क्यों हो रही है वो आपको सामने दिख रहा है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिलीज होने की वजह से सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन CFC जो है वो मेन कारण है ओजोन के डिप्लीट होने के लिए। आइए नेक्स्ट पे अब अगला और सबसे आखिरी मेन टॉपिक वो है आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है, या तो फूड चेन आएगा या फूड वेब आएगा, इसमें इकोसिस्टम का 1 नंबर का आ सकता है, दरअसल रीजन में ओजोन पढ़ाई दिया, या फिर आपका क्या आ जाएगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये क्या है आपका, द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस। जब आपके हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस जैसे पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं हर ट्रॉफिक लेवल में, स्टेप बाय स्टेप ये इंक्रीज होते जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे किसी कारण से आपके हार्मफुल केमिकल इंटर कर गए पहले ट्रॉफिक लेवल में, अगले जैसे ये फिश इसको खाएगी तो इसके अंदर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, कितने परसेंट ये नहीं है, ना कोई लॉ है इसका, बस जैसे ही ट्रॉफिक लेवल आगे जाएगा हार्मफुल केमिकल्स बढ़ता जाएगा, और सबसे आखिरी में जो होगा फूड चेन के, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल झेलेगा।
सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल। तो भैया सबसे आखिरी में जो है उसको एनर्जी भी कम मिलेगी और इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा। ह्यूमन बीइंग बैठे ही ऊपर, तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल का कंसंट्रेशन हमारे अंदर है और एनर्जी भी हमें सबसे कम ही मिल रही है। तो आपने पढ़ लिया कि जो भी फूड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है क्या, पहले उस पर आए। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमने पढ़ लिया कि जो आपका एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और जो सबसे आखिरी में होगा उसमें कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा सर? क्वेश्चन ये आएगा कि आपका पूछेंगे फूड चेन वगैरह दे देंगे, उसमें पूछेंगे एनर्जी किस में सब कितनी है और हार्मफुल केमिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो किस में ज़्यादा है, ह्यूमन में, ये फूड चेन में सबसे ज़्यादा किस में है, ह्यूमन के अंदर। पूछेंगे कौन सी प्रोसेस हो रही है, क्यों ज़्यादा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के द्वारा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं खेतों वगैरह में, प्लांट्स की रूट में चले जाते हैं पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, फिर उसको किसने खा लिया, मान लो डियर ने, या फिर हम कंज्यूम कर रहे हैं उस डायरेक्ट ही खा लिया, तो हमारे अंदर उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होगा हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, और जो ट्रॉफिक लेवल सबसे आखिरी में होगा उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। चलिए नेक्स्ट पे बिना टाइम बर्बाद करते हुए अब क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में कहा गया इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट। जो प्लांट है वो रैट को कितने जूल एनर्जी दे रहा है, 500। ध्यान रखिए, प्लांट प्रोवाइड कर रहा है रैट को 500 जूल एनर्जी। आपको बताना है हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक। स्नेक से कितनी एनर्जी मिलेगी, आपको पता है 10% रूल लगाना है आपको, तो स्नेक को कितनी मिलेगी, सिंपल सा है आपका 10/100 इंटू 500, 50 जूल। स्नेक के पास कितना पहुंचा, 50 जूल। आप उर्ली भी कर सकते डायरेक्ट। उसके बाद हॉक के पास ये उसका 10%, सिर्फ आगे 10% ही जाएगा। ये 0 से 0 कट गया आपका, ये 0 से 0 कितना पहुंचेगा, 5 जूल। तो हॉक के पास कितना पहुंचेगा, 5 जूल। तो बेसिकली इसमें हम बात करें तो इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे 1 मार्क्स के, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, या फिर पार्ट्स में होंगे। तो आपको एक फूड चेन दे रखी थी, हमसे कहा गया इस फूड चेन के अंदर प्लांट जो है वो रेट को कितनी एनर्जी दे रहा है, 500 जूल। आपको बताना है हॉक के पास कितनी एनर्जी आएगी। तो 500 का हमने क्या कर दिया, 10% निकाला, ये कितना आ गया आपका 50 जूल। फिर हॉक ने फिर इसका 10% गया, क्योंकि सिर्फ 10% ही एनर्जी आगे जाती है। तो हॉक के पास कितना आ गया आपका 5 जूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है हॉक का दे रखा हो 5 जूल और आपका प्लांट का निकालना हो, तो उल्टा कर दो 50, 500, 5000। इस तरह के क्वेश्चन भी हैं, बुक में देख लेना। नेक्स्ट पे चलिए आप, यहाँ पे देखिए आप एक न्यूमेरिकल और जाते जाते कर जाओ भाई, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा क्रिएट अ फूड चेन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। आपको फूड चेन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंसेक्ट, हॉक, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। आपको इनकी क्या बतानी है, फूड चेन क्रिएट करनी है, जो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ग्रास, फिर क्या आ जाएगा आपका, ग्रास को कौन खाएगा भाई, इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाएगा आपका, फ्रॉग। ये अभी बनाया था हमने, जनरली यही ज़्यादा पूछी जाती। फ्रॉग को स्नेक, ये 5 ट्रॉपिक लेवल फूड चेन है। और स्नेक को आपका हॉक, बाज। अगर दोस्तों में से बात करें आपका, ये इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक और आपका हॉक। तो सबसे पहले किसने आपका खाया, ग्रास, ग्रास को इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को हॉक। तो पहला वाला हो गया, आपको फूड चेन बनानी थी, बना दिया। अब नेक्स्ट पे अगर हम चले, नेम द ऑर्गेनिज्म एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द क्रिएटेड फूड चेन। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में हो। तो ट्रॉफिक लेवल 1, सेकेंड और थर्ड। तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, फ्रॉग।
इसका आंसर हो जाएगा भैया ये फ्रॉग है, मेढक। कौन सा ऑर्गेनिज्म इस फूड चेन के अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का? नॉन बायोडिग्रेडेबल अभी बताया था, हार्मफुल केमिकल, घुमाने की कोशिश की है इन्होंने। ये क्या पूछ रहे हैं? हार्मफुल केमिकल। हार्मफुल केमिकल किस ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज्यादा होगा? उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, तो वो कौन सा होगा आपका? हॉक। अभी आपको पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होगा आपका? हॉक। क्योंकि जो सबसे आखिरी में होता है उसमें हार्मफुल केमिकल का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। अगला, नेम द फिनोमेना एसोसिएटेड विथ इट। ऊपर जो आपने हॉक आंसर दिया, हार्मफुल केमिकल सबसे आखिरी ट्रॉपिक लेवल में सर आपने बताया क्या होता है? सबसे ज्यादा। मतलब इसमें 5 ट्रॉपिक लेवल है, इसमें सबसे ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि भैया जो ट्रॉपिक लेवल सबसे आखिरी में होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये बोलता है कि कंसेंट्रेशन ट्रॉपिक लेवल बढ़ते ही क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। इस वजह से हॉक के अंदर सबसे ज्यादा होगा। और इसमें प्रोसेस कौन सी हो रही? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो अभी आपको पढ़ाया था। अगला, अब इसमें इन्होंने कहा कि आपका 10,000 जूल एनर्जी अवेलेबल है फ्रॉग के पास। फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है? 10,000 जूल। लो भैया, फ्रॉग के पास 10,000 जूल क्या है आपकी एनर्जी अवेलेबल है। ये देखिए दे रखा है, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू स्नेक इन अ फूड चेन। स्नेक को कितनी एनर्जी मिलेगी अगर फ्रॉग के पास इतना है? पता है भैया 10% ही जानी है, तो स्नेक को कितनी मिलेगी? 10% निकाल दीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। परसेंट हटा, नीचे 100 आया, 0 से 0 कट गया, ये क्या हो गया आपका? 1000 जूल। तो स्नेक को कितनी मिलेगी आपकी? स्नेक को मिलेगी आपकी 1000 जूल। पढ़ लेना ध्यान से किस में कौन सा है। जैसे इन्होंने 1000 जूल ग्रास बोला होता तो यहाँ से 10% लेके चलते, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जूल 10,000 जूल किसको मिल रही है? फ्रॉग को। और हमें बताना है स्नेक को कितनी मिलेगी, तो 10% निकाल दिया, इजी हो गया। इसमें अब एक टॉपिक और भी है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वेस्ट मटेरियल जो हमारे आसपास होते हैं उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो आपको पता है उसमें कई सारे मेथड है। एक मेथड इंक्रीनेशन है उसमें, जो सैंपल पेपर में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी आपके मेडिकल वाले वेस्ट होते हैं, इंक्रीनेशन नाम का एक टॉपिक है। तो जो भी आपके मेडिकल के वेस्ट मटेरियल है, इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं, रैपर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कहीं पे भी नहीं फेंके जाते हैं, क्योंकि धोखे से किसी जानवर को बीमारी लग गई या कोई बीमारी फैल गई उनके द्वारा, केमिकल रिएक्शन द्वारा, तो दिक्कत आ जाएगी सोसाइटी में। इसलिए उसको क्या करते हैं? एक बॉक्स के अंदर डालते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे सारा जितना भी आपका यूज़ होता है मेडिकल का, इंजेक्शन हो गए, सिरिंग्स हो गई, वो सब पिघल के छोटा सा हो जाता है और उसके बाद उसे डंप कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ? हार्मफुल जो भी उससे चीज़ें या बीमारियां फैलनी थी वो भी खत्म, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह उसमें जो भी लगे थे इंजेक्शन में, वो सब खत्म हो गए दवाइयों में। और दूसरा फिर उसे छोटा भी हो गया, उसे कहीं पर भी फेंको, जहाँ पर भी आपका मन है वहाँ फेंक दो। तो इसमें मेन टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए, जो मेन थे वो यही थे, इससे ज़्यादा चैप्टर में नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हैं सैम्पल पेपर में, तो वो कर लेना, मैंने आपकी प्रैक्टिस भी करा दी इसमें। ठीक, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। पढ़ाई लग जाओ, बस ये वाले चैप्टर में इतनी कर लो भाई, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। और पढ़ते रहो, बैठ के अभी भी तफरी मत करो, अभी भी वक्त है, पढ़ लो। इंस्टा फेसबुक बंद कर दो, जब भी पढ़ो फ़ोन स्विच ऑफ करो, पढ़ लो, उसके बाद चला लो 1 आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन छोड़ दोगे आधी बीमारियां खुद ही हट जाएंगी। कोई भी काम है सीधा कॉल कर लो दोस्त को, कहना भाई 1 आध महीने के लिए मैंने आईडी क्या कर दी? ब्लॉक कर दी है। ब्लॉक कर दो, डीएक्टिवेटेड कर दो यार, कई सारे रास्ते हैं, क्या मरे जा रहे हो उस चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें बंद करो, सिर्फ अपना फोकस किस पे लगाओ? पढ़ाई पे। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आप कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी टॉपिक में आप कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस अपना पढ़ाई में फोकस करिए और मन लगाइए। ये वाला चैप्टर आपको अब क्लियर हो गया होगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए मेन जो आने थे, बस अब तुम पढ़ाई में लग जाओ अपनी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मस्त रहो, मौज करो और पढ़ते रहो।